जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, मानव स्वास्थ्य और तथा रोग, है ना? तो इस टॉपिक से दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए गए हैं, जो कि आगामी भर्ती परीक्षा 29 तारीख को है ना? जो लैब टेक्नीशियन उसके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन है वो बिल्कुल देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ही देखने को मिलेंगे। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से और वीडियो है वो प्राप्त होता रहे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और हम हमारे टेलीग्राम में जुड़कर भी इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करना और साथ में लाइक बिल्कुल भी करना दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन है वो प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, कैंसर फैलाने वाला कोशिकाओं के दूरस्थ विस्तारण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मानव शरीर है ना, उसमें अगर कैंसर फैलाने वाली जो कोशिकाएं सेल्स होती है, उसकी जो दूरस्थ विस्तारण मतलब दूरस्थ विस्तारण होता है, तो उसको क्या किस नाम से जानते हैं? मेटास्टैटिक जानते हैं, ओकोजिन जानते हैं, जीवाणु जानते हैं, फिर मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म के नाम से जानती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेटास्टैटिक के नाम से है दोस्तों, यहाँ पर जाना जाता है। तो कैंसर कोशिकाओं को फैलाने को दोस्तों मेटास्टेसिस कहते हैं, है ना? जो फैलाने वाली जो कोशिकाएं होती है उसको मेटास्टेसिस के नाम से कहते हैं। और कैंसर कोशिकाएं जब शरीर के अन्य अंगों या लिम्फ नोड्स में फैल जाती है, तब इसे दोस्तों मेटास्टेटिक कैंसर के नाम से है वो जानते हैं। मेटास्टैटिक कैंसर का जो सबसे आम स्थान होता है दोस्तों, मतलब जहाँ पर वो फैल सकते हैं, उसमें आपका हड्डियाँ होता है ना? क्या होता है? हड्डियाँ होता है, मस्तिष्क होता है, हड्डियाँ और मस्तिष्क, और साथ में ही यहाँ पर यकृत और जो फेफड़ा है, यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये पूरा आम स्थान होता है, यहाँ पर इसको इफेक्ट है वो करते हैं, इसका दूरस्थ विस्तारण होता है, तब उसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेटिक है वो कहा जाता है। लेकिन एक स्थान पर अगर कोशिका में के अंदर ही फैल रहा है दोस्तों, उसको मेटास्टेसिस है वो बोलते हैं, है ना? एक ही स्थान पर, लेकिन वहां से वो पूरा फैलेगा, तब वो क्या कहलाएगा? आपका मेटास्टेटिक कहलाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एड्स रोग के कारक संबंधित होते हैं, तो किससे संबंधित होते हैं दोस्तों? आरएनए विषाणु से, डीएनए विषाणु से, जीवाणु से, या फिर प्रोटोजोआ से। तो एड्स रोग है दोस्तों, वो किसके वजह से होता है? इसका जो संबंध है वो किसका है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आरएनए विषाणु से है दोस्तों, यहाँ पर एड्स रोग है वो संबंधित होता है। एड्स रोग है दोस्तों एचआईवी के कारण होता है ना? एड्स रोग है क्या है? एचआईवी के कारण से है वो होता है एचआईवी, है ना? जो आपका एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, उसके वजह से होता है। यहाँ पर जो एचआईवी को दोस्तों एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा है दोस्तों उसको ठीक किया जा सकता है। इसका इलाज है वो एंटी थेरे है ना, एंटी रेट्रोवायरल, है ना? ये थेरेपी है एआरटी, जिसको एआरटी के नाम से है वो जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसके माध्यम से हम क्या एड्स को है वो ठीक किया जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर एचआईवी क्या घटाता है दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना? ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक है ना, यहाँ पर देखिए एचआईवी क्या घटाता है? केवल टी कोशिकाओं को, सभी बी कोशिकाओं को, सभी बी कोशिकाओं को, या फिर दोनों बी व टी कोशिकाओं को। तो यहाँ पर ये एचआईवी की वजह से दोस्तों हमारे जो सेल्स होते हैं, है ना, ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपका बी सेल होते हैं और टी सेल होते हैं, है ना? तो ये दोनों क्या है दोस्तों, आपको एक प्रतिरक्षी होता है। तो यहाँ पर किस चीज़ के है ये? एचआईवी हो गया, तो उसको घटाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाए। जैसे जिनको एचआईवी रहता है वो केवल टी कोशिकाओं को है वो दोस्तों इफेक्ट करते हैं। एचआईवी मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण है दोस्तों वो होता है ना? यह एचआईवी का पूरा नाम है क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, ये चीज़ है, इसका है कारण है ना? और यह वायरस दोस्तों आपके जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, किसको? प्रतिरक्षी तंत्र, उसको क्या करता है दोस्तों? प्रतिरक्षी तंत्र की सहायता कर जो सेल पर है वो हमला कर देता है, जिसके वजह से उनकी जो मात्रा है कमज़ोर, वो कमज़ोर होने लगती है और एड्स का कारण है वो बन जाते हैं। और इसके साथ में जो अन्य बीमारियों से जो टी सेल कोशिकाएँ हैं, उनके लड़ने की क्षमता होती है दोस्तों, वो प्रतिरक्षी कोशिकाओं की कमी है वो धीरे-धीरे होने लग जाता है, जिससे आपका शरीर है वो और कम हो जाता है दोस्तों। अगर अगर यहाँ पर बात किया जाए, एंड यहाँ पर एचआईवी है वो प्रथम बार कब देखा गया था दोस्तों? तो ये है 20 मई, है ना? 20 मई 1983,
1983 को दोस्तों, 20 मई 1983 को, है ना, इंस्टीट्यूट पास्चर में यहाँ पर प्रथम बार है दोस्तों इसको है वो खोज है वो किया गया था साइंस जर्नल में। उसके बाद इसको साइंस जर्नल में 1983 में ही इसको प्रकाशित किया गया था। 1986 में दोस्तों इसका नाम बदल कर है दोस्तों, जो है ना, इसका नाम रेट्रोवायरस, पहले इसका नाम क्या था, रेट्रोवायरस था दोस्तों, पहले इसका नाम क्या था, रेट्रोवायरस था। इसको बाद में इसका 1986 में इसका नाम परिवर्तित करके HIV है वो रखा गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 से 1 है, कैंसर, विषाणु वाहक रोग, जीवाणु रोग या अभाव रोग। तो किस प्रकार का जो रोग है दोस्तों ये कैंसर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 से क्या है आपका, क्या है, विषाणु वाहक रोग होता है दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पोलियो, डिप्थीरिया एवं टिटेनस से बचाव हेतु उपयोगी टीका कौन सा है, BCG, DPT, MMR और STD। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो पोलियो है, डिप्थीरिया और टिटेनस से बचाव है, तो दोस्तों जो उपयोगी टीका होता है वो कौन है, तीनों के लिए एक साथ जो उपयोगी टीका है दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, DPT। ये DPT टीका है दोस्तों, वो क्या होता है, पोलियो में भी सहायक है, डिप्थीरिया में और टिटेनस के बचाव में सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी होता है दोस्तों। ये जो टीका लगता है, DPT का टीका लगता है, वो 6 हफ्ता के बच्चा होता है ना, 6 हफ्ता के बच्चा से 6 साल के बच्चे को है ये दोस्तों, ये टीका है वो लगाया जाता है, इसकी सुरक्षा करता है। और जिसका जो जैसे पोलियो दोस्तों, इसको 2014 में, है ना, 2014 में दोस्तों भारत को WHO के द्वारा है पोलियो मुक्त है वो बता दिया गया था। यहाँ पे है अभी के टाइम पे कोई भी पोलियो से ग्रसित नहीं है भारत में। साथ में आपका जो टिटेनस है दोस्तों, इसके लिए लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, तीनों के लिए अलग अलग टीका है वो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर DPT है दोस्तों वो कंबाइंड होता है, तीनों में काम करता है। तो डिप्थीरिया और टिटेनस इसके लिए भी अलग अलग क्या होता है, टीका होता है। साथ में जो टेटनस टॉक्साइड टीका है वो टिटेनस के लिए काम करता है दोस्तों, टेटनस टॉक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पर रोग समाप्त हो जाने के बाद शरीर में उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कहलाती है, सक्रिय प्रतिरक्षण कहलाती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षण कहलाती है, A और B दोनों कहलाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं कह है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रोग समाप्त हो जाने के बाद जो शरीर में जो उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है दोस्तों, उसको सक्रिय प्रतिरक्षण है वो कहलाता है है ना दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्रतिरक्षी प्रक्रिया है दोस्तों उसके नाम से जानते हैं, और जो प्रतिरक्षी है, जो प्रतिक्रिया का कारण एवं जो हिस्सा है एंटीबॉडीज का है दोस्तों, क्या करने लगता है, निर्माण है वो करने लगता है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं दोस्तों, एक प्रकार से क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, है ना। एंटीबॉडी भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और उनका निर्माण करते एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं, और जो एंटीजन पर क्या करते हैं, हमला करने और उन्हें कमजोर करने और नष्ट करने का काम है वो करते रहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीज, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का, क्या बोलता है, 7वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर का संबंध किससे होता है, उत्तकों की अनियंत्रित वृद्धि से, बुढ़ापे से, उत्तकों के नियंत्रित विभाजन से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कैंसर का संबंध किससे होता है दोस्तों, उत्तकों की अनियंत्रित वृद्धि से होता है दोस्तों। जैसे अगर यहाँ पर किसी भी कारण से हमारे अंदर में अगर जीन है ना, ये आनुवंशिक रूप से, है ना, इसको इफेक्ट भी करता है आनुवंशिक रूप से इसको, क्योंकि जो जीन होते हैं हमारा जीन होते हैं सेल में, कोशिका में, उसमें अगर यहाँ पर म्यूटेशन होता है, मतलब उत्परिवर्तन कर देता है, जिसकी वजह से वो अनियंत्रित वृद्धि करने लगे। वैसे तो हमारा जो शरीर होता है दोस्तों उसमें जो कोशिकाएं जो उनका विभाजन होता है तो वो सामान्य तरीके से और नियंत्रित रूप से होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर जो कैंसर के लक्षण आते हैं तो वहाँ पर ये गांठ बनाने लग जाता है, और धीरे धीरे अनियंत्रित रूप से उत्तकों का क्या करने लग जाता है दोस्तों, अनियंत्रित रूप से विस्तृत होते गांठ है वो बन जाते हैं। फिर उसको जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इसको काटना है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां नंबर का, चेचक के विरुद्ध टीका लगाने का अभिप्राय क्या है, जंतुओं द्वारा प्राप्त YWBCS का
अन्य जंतुओं से उत्पन्न प्रतिरक्षों का या फिर दुर्बल किए हुए चेचक विषाणु का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चेचक के विरुद्ध टीका लगाने का अभिप्राय किससे है दोस्तों? तो दुर्बल किए हुए चेचक विषाणु का। तो यहाँ पर चेचक का जो जो टीका लगाया जाता है तो यहाँ पर दुर्बल दुर्बल किए हुए चेचक विषाणु है उसका है संबंध है वो रहता है। चेचक का टीका है दोस्तों चेचक के बचाव के लिए है वो लगाया जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा है दोस्तों जिसका अगर इसका टीका नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर पूरा क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर को है प्रतिरोधक क्षमता है उसको क्या कर लेते हैं, कम कर देते हैं। इसलिए जो चेचक है उसके चेचक के बचाव के लिए दोस्तों शरीर को प्रतिरोधक क्षमता है विकसित करने के लिए हमें चेचक का टीका है वो लगवाना पड़ता है। चेचक का टीका वैक्सीनिया नाम के वायरस से है दोस्तों बनाया जाता है। किसके नाम से बनाया जाता है? वैक्सीनिया, है ना? वैक्सीनिया वैक्सीनिया नाम का है यहाँ पर जो वायरस होता है उसी से है दोस्तों इसको बनाया जाता है। चेचक का जो टीका है दुनिया का पहला टीका था दोस्तों, और इसका है ना जो चेचक का टीका है विश्व में पहले बार है वो खोजा गया था। साथ में इसके जो खोज करता है वो अंग्रेज डॉक्टर एडवर्ड जेनर थे दोस्तों। एडवर्ड 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 जेनर, है ना, इनके द्वारा है दोस्तों यहाँ पर चेचक टीका का है आविष्कार किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1796 ईस्वी में है दोस्तों इसका आविष्कार है वो किया गया था। और ये टीका दोस्तों 3 से 5 साल तक है क्या कहते हैं जो शरीर होता है उसको सुरक्षा प्रदान है वो करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, प्रतिरक्षी होता है एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही नष्ट करता है, डब्ल्यू विशेष जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, स्तनी के रेड ब्लड कार्पोसिस का श्रावण करते हैं, फिर न्यूक्लियस का घटक होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रतिरक्षी होता है दोस्तों एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही क्या करता है, नष्ट करता है दोस्तों, है ना। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव में एड्स विषाणु कैसे प्रवेश करता है? भोजन से, चुंबन से, जल से या फिर खून से? तो जो एड्स का जो वायरस होता है दोस्तों, विषाणु होता है, वो किस प्रकार से है वो फैलते जाते हैं? तो ये दोस्तों खून से है वो धीरे धीरे है वो क्या फैलते हुए चला जाता है ना। एड्स है वो दोस्तों अगर इसके लिए अनियंत्रित रूप से आप किसी के साथ अगर यौन संबंध बना रहे है ना, तो उसमें है वो उसके वजह से ये जो रोड है ये पूरा क्या है यौन संबंध से ही रिलेटेड होता है दोस्तों। ये जो इसमें जो एड्स होता है उसके लिए एचआईवी है ना। एड्स तो एड्स का जो पूरा फॉर्म है दोस्तों उसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये किसके वजह से होता है दोस्तों? एचआईवी की वजह से। तो ये कैसे होता है? तो ये ज्यादातर दोस्तों जो यौन संबंध बनाए जाते हैं उनके वजह से यहाँ पर एड्स का रोग है वो दिखने को मिलता है अनियंत्रित रूप से है वो, और ये सब चीज़ है वो किया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर है जो वायरस है वो ब्लड से है वो पूरा फैलते हुए पूरा चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। टीको वैक्सीन की खोज का श्रेय किसे जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, एडवर्ड जेनर को, लुइस पास्चर को या फिर रॉबर्ट कोच को? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो वैक्सीन है टीका की खोज है दोस्तों यहाँ पर एडवर्ड जेनर के द्वारा है वो किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों? तो 1796 ईस्वी में है दोस्तों इनके द्वारा है पहला टीका है वो खोजा गया था। और जो पहला टीका खोजा गया था दोस्तों वो चेचक का था, है ना। किसका था दोस्तों? चेचक का था, जिसको एडवर्ड जेनर जो अंग्रेज डॉक्टर है एडवर्ड जेनर उनके द्वारा है वो खोजा गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। रुधिर में होने वाला कैंसर क्या कहलाता है? कार्सिनोमा कहलाता है, सार्कोमा कहलाता है, लिम्फोमा कहलाता है या फिर ल्यूकेमिया कहलाता है? तो ब्लड में होने वाला जो कैंसर है दोस्तों उसको किस नाम से है वो जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ब्लड में होने वाला जो कैंसर है दोस्तों उसको ल्यूकेमिया के नाम से है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर का। विकिरण से कैंसर कोशिकाएं मर जाती है क्योंकि इन्हें पोषण नहीं मिलता है, ये प्रकृति में भिन्न होते हैं, ये तीव्र गति से विभाजित होते हैं, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसको देखिए दोस्तों, आपको सेंट्रल वाला एग्जाम हुआ था उसमें बहुत बार है वो पूछा गया है, देख सकते हैं इसको कई बार है वो पूछा जा सके, रिपीटेड क्वेश्चन है। विकिरण से कैंसर कोशिकाएं मर जाती है क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इनका जो क्या है ये तीव्र गति से विभाजित होने लगते हैं। कि विकिरण जैसे ही पड़ेगा तो कैंसर कोशिकाएं मर जाती है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है तीव्र गति से विभाजित होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हम
14 नंबर का है एंटीजन का निर्माण किससे होता है? टी कोशिकाओं द्वारा होता है, मोनोसाइट्स द्वारा होता है, फेगोसाइट्स द्वारा तो या फिर बी कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो जो एंटीजन है दोस्तों उसका निर्माण है बी कोशिकाओं के द्वारा होता है दोस्तों। जो एंटीजन है आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, प्रोटीन पेप्टाइड, है ना? प्रोटीन पेप्टाइड्स और पॉलीसेकेराइड्स के है दोस्तों वो बने होते हैं। प्रोटीन पेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड्स से है बने होते हैं। एंटीजन है दोस्तों आपका दो तरह के होते हैं, जिसको एक को बोला जाता है विदेशी एंटीजन, है ना? एक को बोला जाता है विदेशी एंटीजन एंटीजन और दूसरा को है दोस्तों उसको बोला जाता है आटो ऑटो एंटीजन के नाम से है दोस्तों यहाँ पर है जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो विदेशी एंटीजन है दोस्तों उसको शरीर के बाहर से है, वो बाहर स्रोत से है वो प्राप्त किया जाता है। और जो आपका जो ऑटो एंटीजन है दोस्तों वो शरीर के अंदर ही है, वो उसका निर्माण है वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, सूजन के समय संयोजी उत्तक द्वारा स्रावित होता है, क्या होता है? सेरेटोनिन, हिपेरिन, ग्लूकोगान या फिर हिस्टामिन। तो सूजन के समय दोस्तों जो संयोजी उत्तक है उसके द्वारा क्या स्रावित होता है दोस्तों? सूजन के समय संयोजी उत्तक द्वारा जो स्रावित होता है वो क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हिस्टामिन स्रावित किया जाता है दोस्तों, हिस्टामिन, है ना? सूजन कब होता है दोस्तों? सूजन तब होता है जब संवहनी पारगम्यता है दोस्तों बढ़ जाती है। क्या चीज बढ़ता है? पारगम्यता, है ना? कम पारगम्यता है वो बढ़ जाते हैं, तब बढ़ती है जो कोशिकाएं की जो एंडोथेलियल परत है दोस्तों वो ज्यादा रिसावदार हो जाती है, जिससे क्या होता है? संयोजी ऊतक में ज्यादा तरल पदार्थ है वो निकलने लगता है। और इसी में के बीच में दोस्तों आपका जो पारगम्यता है, पारगम्यता से जो द्रव्य है दोस्तों उसको निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? एडिमा के नाम से है वो जानते हैं, एडिमा के नाम से है जानते हैं। और एडिमा सूजन के रूप में ही दोस्तों हमें दिखाई देता है, कब दिखा है? जब यहाँ पर संयोजी ऊतक होता है इसमें, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बढ़ते हैं। एचआईवी विषाणु को रेट्रोवायरस कहा जाता है क्योंकि इसमें आनुवांशिक सूचनाएं धारित होती है डीएनए में, आरएनए के बदले डीएनए में, डीएनए के बदले आरएनए भी प्रोटीन में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। डीएनए के बदले में आरएनए है दोस्तों, यहाँ पर एचआईवी में है वो पाया जाता है ना? एचआईवी विषाणु को रेट्रोवायरस क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि उसमें डीएनए के बदले क्या है? आरएनए है उसमें पाया जाता है, आनुवांशिक सूचना है वो जेनेटिक रूप से, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17वां नंबर का क्वेश्चन है, कैंसर युक्त ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स कहते हैं, मोनोक्लोनल कोशिकाएं कहते हैं, हाइब्रिडोमा कहते हैं या फिर माइलोमा के नाम से जानते हैं। तो किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? कैंसर युक्त जो ट्यूमर से प्राप्त जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, उनको किसके नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, आपको माइलोमा के नाम से है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विषाणु जनित रोगों की जोड़ी होती है रिंगवर्म, एड्स, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिसेंट्री, सर्दी सर्दी एवं एड्स। तो किसके नाम से है यहाँ पर? दोनों है दोस्तों, विषाणु जनित रोगों की जो जोड़ी है दोस्तों उसको किसको नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल जो है जगह दोस्तों, सर्दी और एड्स के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 19वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिटेनस की संभावना होने पर दोस्तों किसी व्यक्ति में इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है दोस्तों? कमजोर किए गए रोग कारक को, पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज को, या फिर मृत रोग कारक को, या फिर अधिक प्रभावशील एंटीबायोटिक्स को। तो किस प्रकार का है दोस्तों इम्यूनाइजेशन के लिए है उसको दिया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। टीटेनस की संभावना होने पर दोस्तों किसी भी व्यक्ति में इम्यूनाइजेशन के लिए पूर्व निर्मित जो एंटीबॉडीज होती है उनको है वो दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 20वां नंबर का, एन एंटी हिस्टामिन तथा स्टेरॉइड छुटकारा दिलाता है किसे? नौसिया से, सिर दर्द से, एलर्जी से या फिर कफ से। तो किससे छुटकारा दिलाता है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉइड है वो सर दर्द से है दोस्तों छुटकारा दिलाता है। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर का, बीसीजी किसका वैक्सीन है? टाइफाइड का, ट्यूबरकुलोसिस का, जर्मन मिल्सस का या फिर चिकन पॉक्स का। तो यहाँ पर बीसीजी है दोस्तों वो किसका क्या है? वैक्सीन है, टीका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस का क्या है? वैक्सीन है। बीसीजी है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन है, टीका है। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर का, यहाँ पर देखिए,
किसी व्यक्ति के शरीर में इंटरफेरॉन निर्मित होता है तो वह किस रोग से संक्रमित हो सकता है? टिटेनस से, मलेरिया से, मिसल्स से या फिर टाइफाइड से? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति के शरीर में अगर इंटरफेरॉन निर्मित होता है तो दोस्तों वह मिसल्स रोग से संक्रमित होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 23वां नंबर का। मन परिवर्तन करने वाली जो औषधि है उसका नाम क्या है? साइकोटॉपिक औषधि, हेलुसिनोजेंस, बार्बिचुरेट्स या फिर उत्तेजक? तो किस नाम से है दोस्तों यहाँ पर मन परिवर्तन करने वाली जो औषधि है दोस्तों उसको किस नाम से है वो जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साइकोट्रोपिक औषधि के नाम से है दोस्तों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 24वें नंबर का। चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या है? टेनिन है, कोकिन है, कैफीन है या फिर क्रैक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चाय में जो पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ होता है दोस्तों उसको कैफीन के नाम से है वो जाना जाता है। ये दोस्तों आपका कॉफी है ना? कॉफी में कैफीन भी है पाया, चाय और कॉफी में दोनों में कैफीन है वो पदार्थ है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन एक ओपिएट नारकोटिक्स है? बार्बिचुरेट्स, मॉर्फिन, एम्फीटेमाइन या फिर एलएसडी? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो मॉर्फिन है क्या है? वो ओपिएट नारकोटिक्स है। अगला है दोस्तों यहाँ पर, कोकेन प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? कोकेन थियासाइनेंसिस से, पेपेवर सोमनीफेरस से, इरिथ्रोजाइलम कोकस या फिर कॉफिया अरेबिका से? तो कोकेन है दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इरिथ्रोजाइलम कोका है नामक जो होता है उससे है कोकेन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 27वां नंबर का है, भ्रूण से संबंधित असामान्यताएं किसके उपयोग से होती है? निकोटीन से, अल्कोहल से, एलएसडी से या फिर अफीम से? तो यहाँ पर जो देखिए दोस्तों, जो भ्रूण से संबंधित जो असामान्यता है किसके उपयोग में होती है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्कोहल के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 28वां नंबर का क्वेश्चन है, भ्रूण संबंधी असामान्यताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइकोलॉजी, टेरेटोलॉजी, ट्रामेटोलॉजी या फिर टर्मिटोलॉजी? तो किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जो जो भ्रूण संबंधी जो असामान्यताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं दोस्तों तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको दोस्तों हम टेरेटोलॉजी के नाम से है जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन है बिल्कुल देखने को मिलेंगे, है ना? तो गर्भ के दौरान महिलाओं द्वारा थैलियोमाइड के उपयोग से भ्रूण में होने वाला रोग क्या कहलाता है? बेंजाइनल कार्सिनोमा, माइक्रोशिफेली, फोकोमेलिया या फिर वेरिलिज्म? किस नाम से है जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गर्भ के दौरान महिलाओं द्वारा थैलिडोमाइड के उपयोग से जो भ्रूण में होने वाला जो रोग होता है दोस्तों उसको फोकोमेलिया के नाम से है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसके उपयोग से अनुभव या प्रेरणा ग्रहण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है उसे किस नाम से जानते हैं? शामक, एनल्जेमिक, एनेस्थेटिक या फिर उत्तेजक? तो किसके नाम से है जाना जाता है दोस्तों? यहाँ पर ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसके उपयोग से अनुभव या प्रेरणा ग्रहण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है दोस्तों उसको हम एनेस्थेटिक के नाम से है जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 31वां नंबर का, अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पत्तियों से, फल से, बीजों से या फिर छाल से? तो किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर अफीम है उसको किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो अफीम होता है उसको पौधा का जो फल वाला भाग होता है, फ्रूट वाला भाग होता है उससे प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए, अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ये आप भी जस्ट बताए, फल वाले भाग से है प्राप्त किया जाता है ना? अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक घातक हेल्यूसिनोजेन क्या है? अफीम है, मॉर्फिन है, एलएसडी है या फिर हेरोइन है? तो सर्वाधिक घातक हेल्यूसिनोजन है दोस्तों, वो क्या चीज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, एलएसडी होता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलएसडी का उपयोग उत्पन्न करता है हेल्यूसिनेशन, वृक्क में खराबी, मानसिक तथा भावनात्मक व्यवधान या फिर फेफड़ों में खराबी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एलएसडी है उसका उपयोग क्या उत्पन्न करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मानसिक तथा भावनात्मक जो व्यवधान है उसको उत्पन्न करता है। कौन? एलएसडी। ये पूरा मानसिक रूप से कमजोर कर देता है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मदिरा सेवन करने वालों में लीवर क्षतिग्रस्त होता है वसा के जमाव के कारण, ग्लाइकोजन जमने के कारण, अधिक पित्त स्राव के कारण, या फिर एल्कोहल के विष रहित होने के कारण। तो अधिक मदिरा सेवन करने वालों में जो लीवर है दोस्तों वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? तो यहाँ पर वसा के जमाव के कारण दोस्तों, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। वसा के जमाव के कारण दोस्तों लीवर है वो जल्दी से क्षतिग्रस्त होने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती है, उत्तक निर्माण करती है, दर्द का निवारण करती है, थकान मिटाती है, फिर दर्द उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो जो एनाल्जेसिक जो दवाइयाँ होती है, एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती है दोस्तों, वो क्या होती है? तो आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, दर्द का निवारण करने वाली दवाइयाँ होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36वां नंबर का, यहाँ पर देख सकते हैं, मार्फिन किससे प्राप्त होता है? केजेनस कजान से, केनाबिनस सटाइवा से, पेपेवर सोमनीफेरम से, या फिर राउवोल्फिया सर्पेंटाइना की वजह से। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो मार्फिन है वो किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका पेपेवर सोमनीफेरम से है दोस्तों, मार्फिन है उसको प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेरोइन किससे प्राप्त होता है? टोबैको से, पॉपी या फिर पेपेवर से, धतूरा से, या फिर केनाबिनस से, केनाबिस से थे। तो किससे प्राप्त होता है दोस्तों जो हेरोइन है आपका? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉपी या फिर पेपेवर से आप हेरोइन है प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन है? हृदय है, सेरेब्रम है, लीवर है, या फिर सेरिबेलम है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एल्कोहल से जो सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने वाला जो अंग होता है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, लीवर। लीवर को सबसे ज्यादा प्रभावित है दोस्तों एल्कोहल है करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एलएसडी प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है दोस्तों? कैनाबिनस से, क्लेवी सेप्स से, या फिर फ्यूजेरियम से, या फिर नॉस्टॉक से। तो किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? जो एलएसडी होता है उसको किससे प्राप्त किया जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लेवी सेप्स से है एलएसडी को प्राप्त किया जाता है। 40वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राउन शुगर होता है बार्बिचूरेट, हेरोइन, एलएसडी, या फिर हैशिश। तो यहाँ पर जो ब्राउन शुगर है दोस्तों वो किस नाम से है जाना जाता है? क्या चीज होता है ब्राउन शुगर है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, हेरोइन। ब्राउन शुगर को हेरोइन के नाम से है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41वां नंबर का, ओपियम प्राप्त होता है पत्तियों से, फलों से, फूलों से, या फिर जड़ों से। तो जो ओपियम है दोस्तों वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फलों से है प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मारिजुआना का सेवन इल्यूशन, विचारों में बदलाव, अनुभव में बदलाव आदि उत्पन्न करता है। मारिजुआना है सेडेटिव, स्टिमुलेंट, नार्कोटिक, या फिर हेलुसिनोजन। तो क्या है दोस्तों यहाँ पर जो मारिजुआना है वो क्या चीज है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, हेलुसिनोजन कहलाता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हेरोइन किस कुल के पौधों से प्राप्त होता है? लेग्यूमिनोसी कुल, पेपेवरेसी कुल से, लिलियेसी कुल से, या फिर सोलेनेसी कुल से। तो यहाँ पर हेरोइन है दोस्तों किस कुल से है वो प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, पेपिलेसी कुल से है वो प्राप्त किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है, ओपियम प्राप्त होता है थियासाइनेंसिस से, कॉपिया अरेबिका से, ओराइजा सटाइवा से, या फिर पेपेवर सोमनीफेरम से। तो यहाँ पर ओपियम किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, पेपेवर सोमनीफेरम से है प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला जो कारक है वो क्या है? विटामिन है, वसा है, अल्कोहलिज्म है, या फिर शुगर है। तो लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला जो कारक होता है दोस्तों उसको क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्कोहलिज्म कारक कहलाता है ना। अगला है यहाँ पर, जो बियर प्राप्त होता है मोलासेज से, अंगूर से, जौ से, या फिर गेहूं से। तो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? जो बियर प्राप्त किया जाता है, बियर को प्राप्त करते हैं उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो जौ है उसको उपयोग किया जाता है दोस्तों, और उसी से क्या है बियर प्राप्त किया है जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओपियम, ओपिएट्स तथा हीरोइन प्राप्त होता है थिया से,
थियोब्रोमस से, पेपेवर से या फिर कैनाबिस से। तो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ओपियम, ओपिएट्स और हेरोइन प्राप्त करने का जो साधन वो क्या है? किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेपेवर्स से है प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एगार्ड प्राप्त होता है। एगार्ड किससे प्राप्त होता है दोस्तों? एगेरिकस से, क्लेवीसेपस से, कॉमीफोरस से या फिर इफेड्रा से। तो किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? एगार्ड प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। एगार्ड प्राप्त होता है दोस्तों क्लेवीसेप्स से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 49वां नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर सही जोड़ी है दोस्तों, उसको आपको सुमेलित करते हुए चलना है ना? तो सही जोड़ी है उसको बताना है। तो देख सकते हैं एलएसडी दिया है, नारकोटिक्स दिया हुआ है, हीरोइन में साइकोट्रॉपिक दिया और बेंजोडाइजेपाम दिया है, वो पेन किलर दिया गया। एम्फिटोमिन दिया है, उसको स्टिमुलेंट दिया गया है दोस्तों। इसमें जो सही है, जो सही सुमेलित है, उसको आपको बताते हुए चलना है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर सुमेलित है एम्फिटोमिन है वो स्टिमुलेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करता है कोकेन से, अल्कोहल से, एलएसडी से या फिर मॉर्फिन से। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, एल्कोहल सामाजिक रूप से सर्वमान्य नशा है। एल्कोहल का सेवन उत्पन्न करता है हेलुसिनेजेशन की अवस्था, मस्तिष्क सक्रियता का दमन, याददाश्त में कमी या फिर लीवर सिरोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? तो एल्कोहल का सामाजिक रूप से सर्वमान्य नशा है दोस्तों, है ना? तो एल्कोहल का सेवन करने से उत्पन्न होता है, तो क्या चीज का उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लीवर सिरोसिस है वो उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नार्कोटिक है पेपेवर, निकोटियाना, धतूरा या फिर राउल्फिया। तो जो नार्कोटिक है दोस्तों वो क्या कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पेपेवर के नाम से है वो जानते हैं दोस्तों, इसे प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओपियम से प्राप्त होने वाला मार्फिन होता है लेटेक्स, एल्केलाइड, रेजिन या फिर टेनिन। तो यहाँ पर ओपियम से प्राप्त होने वाला जो मार्फिन होता है वो क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, एल्केलाइड होता है। अगला क्वेश्चन है, पेपेवर एल्बम से प्राप्त होता है निकोटीन, मार्फिन, टेनिन या फिर कैफीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मार्फिन होता है। पेपर एल्बम से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ होता है दोस्तों उसको मार्फिन के नाम से जाना जाता। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मानव स्वास्थ्य तथा रोग से संबंधित क्वेश्चन थे, और इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन है बिल्कुल देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अगले वीडियो के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों।